स्टॉक मार्केट की एक ऐसी यूनिक कंपनी हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं जो एआई की वजह से कुछ टाइम पहले तक डूबने के कगार पर से लौट करके अब एआई की वजह से ब्लॉकबस्टर बिजनेस कर रही है। क्योंकि आप देखो एआई आ तो गया है और एआई ने बहुत लोगों के काम भी ले गया है और इस कंपनी का भी काम ले जा रहा था, लेकिन सही समय पर इस कंपनी ने ये क्रैक कर लिया कि एआई की हेल्प से हम लोग किस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो एआई आ रहा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अब एआई का यूज शुरू कर रहे हैं। तो हर इंस्टीट्यूशंस को जा करके समझाना कि आप एआई को किस तरीके से यूज कर सकते हो और कैसे अपने आप के लिए बेटर बना सकते हो, कंपनी ने इस फॉर्मूला को क्रैक कर लिया है। और इसी चीज की वजह से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों में कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी, बट बहुत बहुत सारे चेंजेस किए कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में। एंड उन चेंजेस के दौरान इसके प्रमोटर्स की एक भी शेयर नहीं बिके, एक भी शेयर नहीं बिके। मतलब इसके प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पर पूरा ट्रस्ट और उनको पता था कि हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी सारी चीजों के लिए, जिसकी ग्रोथ हमें अपकमिंग क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी, जो अब हमें देखने को मिल रहा है। और इस चीज का रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीनों में इसका स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जो चेंज कंपनी ने किया है उसका अब इंपैक्ट देखने को हमें मिलेगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जब हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ जाएंगे तो हम लोग एग्जैक्टली ये भी समझ जाएंगे कि ये कंपनी में क्यों हमें आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। कंपनी का नाम है एमपीएस लिमिटेड और अभी के पॉइंट पे सबसे अट्रैक्टिव चीज इस कंपनी में यही है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है कंपनी के पास। यानी पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे किए और अब उन खर्चों का पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले समय में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मेथोडोलॉजी समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कंपनी करती क्या थी, अब क्या उसके बिजनेस में चेंज हो रहा है और अब आने वाले समय में उसको कैसे फायदा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रो करेंगे तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस भी हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे अब इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पहले तो ये समझो कि कंपनी पहले क्या करती थी। तो जब भी कोई बुक या आर्टिकल या रिसर्च रिपोर्ट्स कोई लिखता है तो वो अल्टीमेटली पब्लिशिंग हाउस के पास जाती है, पब्लिशर्स के पास जाती है, जो उन वर्क्स को पूरी तरीके से पढ़ते हैं, रीड करते हैं और जो भी उसमें सही गलत होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली एक रिसर्चर्स की जो वर्क होती है वो फुल अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला करके व्यूअर्स एंड रीडर्स के हाथ में थमाना किसका काम होता है? पब्लिशिंग हाउस का काम होता है। और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वो पब्लिश करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, वो इधर उधर की चीजें नहीं हो। इसीलिए उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस लगता है। अब एमपीएस पहले क्या करता था कि ये जो पब्लिशर्स होते थे उनको हर लेवल पर असिस्टेंस प्रोवाइड करता था, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, लैंग्वेज कन्वर्जन्स हो, या आपके चेक करना हो कि डेटा सही चल रहा है, गलत चल रहा है, या कुछ और इन्हांसमेंट जैसी चीजें वो एमपीएस करता था। ठीक है, अब ये बिजनेस पहले तो खूब चल रहा था, लेकिन एआई के आने की वजह से यहाँ पर एमपीएस के पूरे बिजनेस को थ्रेट मिल गया। ये है कि ये सारी चीजें तो एआई मिनटों में कर देगी, फिर एमपीएस का क्या ही रोल होता, राइट? बट कंपनी ने, अपनी कंपनी की मैनेजमेंट ने एकदम सही टाइम पे ये समझ लिया कि एआई हमारे बिजनेस के लिए एक थ्रेट है, तो क्यों ना हम अपने बिजनेस को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दें कि एआई हमारा थ्रेट ना बन करके बल्कि एक सपोर्ट बन जाए। और एक्चुअल में कंपनी ने ऐसा करके दिखाया है और 2 साल की स्लो डाउन एंड जद्दोजहद स्ट्रगल के बाद फाइनली हमें कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में भी ये रेवेन्यू और प्रॉफिट्स काफी अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। पहले वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिशर्स के साथ काम करती थी और पब्लिशर्स में भी एक दो चीजों में काम करती थी, पब्लिशर्स की हेल्प करती थी। बट अब क्या है ना, पब्लिशर्स के हर एक स्टेप में ये अपनी टेक्नोलॉजी को इंड्यूस करिए। मतलब ऐसा मानो कि पब्लिशर्स को अपनी टेक्नोलॉजी की आदत दिलवा रही है। जैसे आप समझो बैंक्स है, बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेना, लोन देना, लेकिन इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बैंक्स, वो माइक्रोसॉफ्ट की यूज करते हैं, राइट? वैसे ही यहाँ पर पब्लिशर्स का जो काम है, जो स्टेप्स है, जो वर्क फ्लो है, वो पब्लिशर्स अपने करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी यूज करते हैं, टूल्स किसके यूज करते हैं? एमपीएस के यूज करते हैं। तो अब ये पब्लिशर्स के 1 2 3 स्टेप्स में नहीं, बल्कि हर एक काम में अपनी टेक्नोलॉजी को इंड्यूस कर रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जो पब्लिशर्स को हर लेवल पर असिस्टेंस प्रोवाइड करें। एंड नॉट जस्ट दैट, अब ये कंपनी रिसर्चर्स को भी हेल्प करने के लिए काफी सारे टूल्स बना रही है और रिसर्चर्स एक्चुअली उन टूल्स को यूज कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है एंड हेंस कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्टॉक की वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव लग रही है या नहीं लग रही है, हमें इसे कौन से प्राइस पर बाय करने के लिए देखना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे आगे चल के। लेकिन उससे पहले हमारे लिए भी जो टूल एंड टेक्नोलॉजी एंड एप्स को हम लोग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, उसका चॉइस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी अच्छा होना चाहिए। सो दैट्स वेयर शून्य कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस और इंटरडे ट्रेडिंग पर सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर ब्रोकरेज लगता है, जबकि इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे 0 ब्रोकरेज लगता है। साथ ही ट्रेडिंग व्यू, पावर चार्ट, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन और स्टॉक्स, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसीज, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड का एक्सेस, सभी सारी चीजों का एक्सेस आपको एक ही ऐप में मिल जाता है।
और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इन सब चीज़ों के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब चार्ट्स एनालाइज करना, ऑप्शंस चेन देखना, वॉच लिस्ट को मॉनिटर करना, ऑर्डर प्लेस करना और पोजीशन को ट्रैक करना, सब कुछ एक ही जगह से हो जाता है। इससे फास्ट मूविंग मार्केट में टाइमली डिसीजन लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। और अगर आप अकाउंट ओपनिंग भी करना चाहते हो तो वो भी कंप्लीटली डिजिटल है और कुछ मिनटों में ही हो जाता है। बहुत से लोगों को जब वॉच लिस्ट मॉनिटर करना होता है, ऑप्शन चेन के बारे में सुनना होता है, समझना होता है, तो उनको लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, शून्य ऐप में ये सारी चीज़ें आप एक बच्चा भी समझ जाएगा बेसिकली। यानी कि बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, यहाँ पर ये ऐप सबके लिए यूजफुल है। इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या एक्टिव ट्रेडर हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलना ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी सिंपल बनाता है। अकाउंट ओपनिंग भी डिजिटल है ही। अगर आप शून्य को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। अब कंपनी एमपीएस सिर्फ पब्लिशर्स या रिसर्चर्स को अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके कस्टमर्स नहीं बना रही है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी जाकर के अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बेच रही है, हेल्थ केयर में भी बेच रही है, एंड कॉर्पोरेट लर्निंग यानी कंपनीज जहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, वहां पर भी अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जाकर के बेच रही है। और वो भी काफी इनोवेटिव से सॉफ्टवेयर है। आप यूं समझो कि एमपीएस वन ऑफ दोज कंपनीज है जिसने अपने बिजनेस में एआई को यूज करके अपने बिजनेस को और ग्रो करने का जो फॉर्मूला है वो क्रैक कर लिया है। क्योंकि पहले इनका बिजनेस तो एआई आराम से डिस्टर्ब कर सकता था, बट अब इनका बिजनेस ऐसा है जहां पर एआई की हेल्प से ये बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी है और रिजल्ट्स दे रही है। काफी ज्यादा डिमांड हो रही है उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की। तो सबसे पहला हम लोग इनका रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेगमेंट समझते हैं कि यहाँ पर इनका क्या रोल है और कैसे यहाँ पर ये एक बहुत ही इंटीग्रल प्लेयर बन रहे हैं, सच दैट कि कोई भी रिसर्चर या पब्लिशर इनको जरूर यूज करेगा। ठीक है, तो रिसर्च एंड पब्लिश में आज के डेट में जो कंपनी का जो टोटल 55% ऑफ रेवेन्यू है वो इसी सेगमेंट से आता है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन से। अब यहाँ पर कंपनी 3 तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है सर कि एआई आया तो ठीक है, लेकिन एआई की वजह से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में है। मतलब एआई की वजह से इतनी सारी चीजें एक साथ, पॉजिटिविटी भी है तो साथ में नेगेटिविटी भी है। मतलब एआई को गलत चीजों के लिए भी, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी, मैन्युपुलेट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो जहां पर बहुत सारी नॉलेज मार्केट में है, वहां पर ये समझना कि कौन सी नॉलेज सही है, ऑथेंटिक है और कौन सी गलत है, कौन सा इमेज सही है या कौन सा इमेज गलत है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एमपीएस इसी फील्ड में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है एमपीएस ने, और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत ज्यादा डिमांड भी हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट का इट इज बेसिकली इंटीग्रिटी चेक। ठीक है, रिसर्च एंड इंटीग्रिटी एआई है, जहां पर जो भी रिसर्च पेपर कंपनी के पास आता है, प्रोडक्शन हाउस के पास आता है, वो उसको पूरा एनालाइज करती है और ये चेक करती है कि भाई प्लेगैरिज्म कितना है, कॉपी कितना है इसमें, कि ऐसा तो नहीं कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। दूसरा, इमेज मैनिपुलेशन कितना है, हैलुसिनेशन कितना है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा सही है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा गलत है। तो ऑथेंटिसिटी चेक करने का काम जो है एमपीएस का एक टूल कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा आज के डेट में डिमांड में चल रहा है। दूसरा प्रॉब्लम जो एमपीएस सॉल्व कर रहा है पब्लिशिंग हाउसेस का, वो ये है कि वो पूरा का पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि भाई आपके पास मैन्यूस्क्रिप्ट आया, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, इंटीग्रिटी चेक्स वगैरह कर रहे हो, फिर उसको और इनहेंस कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, फिर उसको अल्टीमेटली स्क्रिप्टिंग में डाल रहे हो, फिर पब्लिशिंग में डाल रहे हो, फिर आप होइस्ट करोगे जाकर के वेबसाइट वगैरह पे डालोगे। तो ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी एमपीएस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन सर्विसेज में पूरा वर्कफ्लो एमपीएस मैनेज करवा रहा है। डीजी कोर, हाई वायर जैसे प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो कि हाई वायर जो है आपके होस्टिंग डील करता है, कि भाई पब्लिशर्स का होस्टिंग जो भी होगा आपका आर्टिकल्स वगैरह का, वो इनका हाई वायर डील करेगा। डीजी कोर इनका पूरा का पूरा वर्कफ्लो मैनेज कर रहा है। तो आप ये समझो, जैसे मैंने बैंक वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही पब्लिशर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी एमपीएस प्रोवाइड कर रहा है। पब्लिशर्स को हर एक स्टेप पर वो टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी उनके काम को आसान बना रहा है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी एमपीएस बना रहा है, ये एआई की मदद से बना रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो जो पब्लिशर है वो इस टेक्नोलॉजी का यूज टू हो जाएगा, और यूज टू होने के बाद इस टेक्नोलॉजी के पास उसका पूरा डेटा है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का उसकी आदत है। तो क्या है ना कि अब इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके दूसरा कोई टूल लाना, टेक्नोलॉजी लाना, उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्विचिंग कॉस्ट, यानी कि टाइम भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो कोई भी पब्लिशर अगर एमपीएस के साथ काम कर रहा है और उसकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी और टूल एंड सॉफ्टवेयर को यूज करना। इसीलिए कहते हैं कि जो एमपीएस का बिजनेस है अभी के टाइम पर, जो चेंज्ड बिजनेस है, वो काफी स्टिकी हो चुका है, क्योंकि एमपीएस के पास पब्लिशर का
काफी सालों का डेटा है, रिलेशनशिप्स है, जिसको कि रिप्लेस करना किसी भी नई कंपनी के लिए आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इनको एक तरीके का एडवांटेज है, मोट है बेसिकली। इसके अलावा जो एजुकेशन एंड रिसर्च बिजनेस में इनका एक प्रोडक्ट आ रहा है, इनका बेसिकली बिजनेस आ रहा है, वो एजेई है, जो कि अब गेम चेंजर होगा। अब एजेई बेसिकली अमेरिकन जर्नल है, एक कंपनी है जो इन्होंने एक्वायर की कुछ टाइम पहले, जिसका पहले काम था लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का, जो कि अब एआई तो आसानी से कर लेगा। तो अब क्या है ना, इन्होंने एजीई में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है, और वो चेंजेस ये है कि अब एजीई फोकस करेगा रिसर्चर्स को। यानी ठीक है, पब्लिशर्स के पास तो हम लोग पहले से बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर्व कर रहे हैं, हमारी डीजी कोर, इंटीग्रिटी चेक्स, जेईओ जैसी सर्विसेज जो है पब्लिशर्स के लिए है ऑलरेडी। लेकिन जो रिसर्चर्स है, जो पेपर बना रहा है, उसके लिए क्या सर्विस है? देखो, जब कोई रिसर्चर पेपर बना रहा होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट फेज होता है कि वो अपने रिसर्च पेपर को पब्लिशर को जा करते हैं और पब्लिशर उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पब्लिशर्स आसानी से रिसर्च पेपर नहीं एक्सेप्ट करता है। वो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको रिसर्चर्स को जनरली फुलफिल करना होता है, वो काफी टफ क्राइटेरिया होता है। तो यहीं पर एजेई जो है एमपीएस का, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? बेसिकली ये जो है लैंग्वेज एडिटिंग, एआई असिस्टेड लैंग्वेज एडिटिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्रीमियम साइंटिफिक एडिटिंग प्रोवाइड करेगा, पीयर रिव्यू प्रोवाइड करेगा। पीयर रिव्यू का मतलब है कि आपने कुछ रिसर्च रिपोर्ट बनाया और आपके कुछ उसी फील्ड में एक्सपर्ट्स जो हैं उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो ये सर्विस भी एजी अपने साइड से रिसर्चर्स को देगा। और वो गारंटी, लिटरली वो गारंटी लेता है कि हम लोग इस तरीके से आपके पेपर को रिव्यू करेंगे, उसमें भी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, उसमें भी पीयर रिव्यूज करेंगे, और साइंटिफिक एडिटिंग, लैंग्वेज एडिटिंग ऐसी करेंगे जो आपके पब्लिशर्स आपके पेपर को एक्सेप्ट कर लें। फिर वो एक्सेप्ट करने की गारंटी लेता है। तो बेसिकली वो है, ये नहीं है कि हाँ आप आओ मेरी सर्विस ले लो, लैंग्वेज एडिटिंग कर लो और आप थोड़ी साइंटिफिक एडिटिंग वगैरह कर लो, पीयर रिव्यूज वगैरह करवा लो, बस आप अपना देखो जाकर के आपका एक्सेप्ट होता है कि नहीं। ऐसा नहीं, वो पूरा एक्सेप्ट करवाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर इनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कोई भी इंसान क्या चाहेगा कि उसको उसके काम की एक्सेप्टेंस की गारंटी मिल जाए, राइट? ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर एजीई रिसर्चर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एंड इनफैक्ट एमपीएस की जहां तक बात की जाए, तो आज के डेट में जो एमपीएस मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेप्ट करवाता है पब्लिशर्स को, वो 54% है। यानी 100 में से 54 मैन्यूस्क्रिप्ट एमपीएस जो है एक्सेप्ट करवा देता है किसी भी रिसर्चर्स की, और मार्केट स्टैंडर्ड जो है, मार्केट रेट है, वो 34% का ही है। तो एमपीएस ऑलरेडी इस चीज में आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो चेंज है वो गेम चेंजिंग एजीई में चल रहा है, जो मैनेजमेंट के हिसाब से ऑलरेडी काफी डिमांड में आ रहा है। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लगेगा बस मैनेजमेंट कह रही है डिमांड में आ रहा है, डिमांड हो भी रहा है कि नहीं? तो यस, डिमांड हो रहा है, क्योंकि अब कंपनी का जो रिजल्ट्स आप देखोगे, अभी आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है। कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है 20% के आसपास की, एंड जो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन दिखाए हैं 34% के आसपास की, दैट इज वेरी ग्रेट। जो पिछले 2 सालों में कंपनी का एकदम से कम हो गया था, तो मतलब कुछ तो हो रहा है, और पिछले 2 सालों का जो भी चेंजेस है उसका असर देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर तो अगले कुछ क्वार्टर में हमें यहाँ पर एजेई में क्या बिजनेस डेवलपमेंट होता है, इसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी है। मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि ये चाइना जैसे, चाइना में बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, तो चाइना जैसे हाई रिसर्च मार्केट में भी ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश में लग रहे हैं। तो इन सभी चीजों का हमें आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स चेक करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैसा पॉसिबल हो जाता है, अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट कह रही है वो कर देती है, तो ये स्टॉक को और मार्केट रिवॉर्ड करेगा। एजुकेशन सेगमेंट में अब एआई की मदद से एमपीएस क्या कर रहा है कि वो लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव और इंगेजिंग बना रहा है। आपने शायद टीवी में देखा होगा, एक नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट सा ह्यूमन एक इमेजिंग से निकलता है और उससे आप बात भी कर सकते हो, राइट? उस तरीके की टेक्नोलॉजी एमपीएस डेवलप कर रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बेचने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो बच्चे हैं वो बोरिंग तरीके से ना पढ़े, इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव तरीके से पढ़े। तो सिर्फ ई बुक्स बनाना, कंटेंट बनाना अब इनका काम नहीं है। अब एमपीएस फोकस कर रहा है इनोवेटिव तरीके से कि क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं जिससे अल्टीमेटली हमें बच्चों की लर्निंग इंप्रूव होती हुई नजर आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब एमपीएस की मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम लोग ना अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके चार्जेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग आउटकम्स के बेसिस पे आप चार्ज कर रहे हैं। मतलब हम अपने किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे, सामने वाले को उसका बहुत अच्छा आउटकम्स अगर मिलेगा तो ही हम उनसे पैसा चार्ज करेंगे। तो इनका ये पर्सपेक्टिव चल रहा है, और ये पर्सपेक्टिव की वजह से मैनेजमेंट कह रही है कि हमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हम चार्ज कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात है ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई बंदा कहता है आपको, अगर मैं आपका ये काम करवा दूंगा तो आप उससे वो काम करवाओगे, और उस बदले वो कुछ ज्यादा भी अगर पेमेंट मांगता है तो आप उसको देने के लिए तैयार हो जाओगे। सेम मेथोडोलॉजी से एमपीएस काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन हमें एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एजुकेशन सिस्टम में देखना, कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो 42% से आई है, एंड और जो आपके एबिटा मार्जिन चल रहे हैं वो 35% के अराउंड चल रहे हैं। एंड इसमें एक अनबाउंड मेडिसिन का भी कंट्रीब्यूशन है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट जो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी जो है एजुकेशन सेगमेंट की वो काफी अच्छी आ रही है। अभी आगे जो ग्रोथ ट्रिगर रहने वाले हैं एजुकेशन सेगमेंट में, तो सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर रहने वाला है कि एआई एनेबल कंटेंट क्रिएशन एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, जिस तरीके से एआई का यूज करके ये इनोवेटिव लर्निंग प्रोवाइड करने वाले हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे बात भी कर सके, चैट्स भी कर सके, डायरेक्ट बात करके पढ़ सके, उस तरीके की टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ये लेकर के आ रहे हैं। दूसरा ग्रोथ ट्रिगर इनका ये रहने वाला है कि जो एसेसिबिलिटी है, जो कि एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ मार्केट है फॉरेन कंट्रीज में, यानी जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उन लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ये बना रहे हैं, जहां पर ये हाई प्रॉफिट मार्जिन कमा पा रहे हैं फॉरेन एरियाज में, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, बाहरी देशों में। उसके बाद तीसरा जो ग्रोथ ट्रिगर है कि ये एक नया चीज है कि क्योंकि अगेन बहुत सारा डेटा है, एआई की मदद से बहुत सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो अब कौन सा इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा इंफॉर्मेशन गलत है, ताकि हम बच्चे को इवेंचुअली सही इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाए, ये काम भी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एमपीएस को सौंप रही है कि भाई आप देख लो, आप अपनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये करके हमें दो, जो भी कंटेंट आप दे रहे हो वो सब में ये आप चेक कर लो, उसके लिए हम आपको पेमेंट देंगे। तो इसके अलावा कंपनी में ये बता रही है कि इन तीनों सेगमेंट में जो भी ग्रोथ ट्रिगर हमने डिस्कस किए, इसमें जो आउटलुक है यानी ऑर्डर्स है और इंटरैक्शंस है वो हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं यही मेजर रीजंस है जिस वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ जो एजुकेशन सेगमेंट में है वो काफी अच्छी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे भी ऐसी ही ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तीसरा जो इनका बिजनेस है बहुत इंटरेस्टिंग ये बिजनेस है, बेसिकली हेल्थ केयर में, एजुकेशन में ही माना जा रहा है ऐसे, तो ये हेल्थ केयर सेगमेंट में इन्होंने एक कंपनी को अक्वायर किया है, अनबाउंड। और ये एक एजुकेशनल कंपनी है, और ये एजुकेशन कैसे है कि लेट सपोज कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है जो कुछ काम कर रहा है, और उसके सामने एक फलाना पेशेंट का केस आता है, वो इमरजेंसी केस है, और उस इमरजेंसी केस में उसको क्या करना चाहिए वो चीज समझने और जानने के लिए ये इस अनबाउंड सॉफ्टवेयर एंड टूल का इस्तेमाल कर सकता है। इट्स जस्ट the system and the workflow will be just like AI tool, Gemini, ChatGPT, but not exactly those tools because वो काफी जेनेरिक टूल्स हैं, वो इधर उधर वेबसाइट से नॉलेज निकाल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, और काफी टाइम पे ये हैलुसिनेट भी कर पाएंगे। लेकिन ये जो अनबाउंड रहेगा, इसके पीछे जो नॉलेज बेस रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच स्पेसिफिक टू द मेडिसिन एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, बुक हैं, जितने भी कलेक्शंस हैं, उन सब का नॉलेज ग्रैब करके ये अनबाउंड मेडिसिन में डाला जा रहा है, और फिर ये जनरेटिव एआई उन नॉलेज से सारा एक बारी नॉलेज को ट्रेस करेगा, और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल करके उस नॉलेज एंड डेटाबेस से देगा। और ये ऐसी चीज है, ये ऐसा नॉलेज है जिसमें एमपीएस की प्रोप्राइटरी है, यानी उनका खुद का वो नॉलेज बेस है, वो जनहित में जारी नहीं है कि जिसको कोई भी आकर के कॉपी पेस्ट कर लो, वो उनका खुद का नॉलेज बेस है जिसको कोई किसी और का कॉपी पेस्ट करना काफी टफ है, काफी मुश्किल है। तो आज के टाइम पर इस तरीके से एआई का यूज करना काफी इनोवेटिव है एंड नीड ऑफ एन आर है, ठीक है। तो यहाँ पर अनबाउंड मेडिसिन जो है वो हेल्थ केयर में फोकस कर रहा है, और इसको अभी रिसेंटली 4-5 महीना पहले ही फरवरी में आई गेस अक्वायर किया है, और इसमें जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है वो काफी अमेजिंग है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ये सारे ही लोग इसको काफी डिमांड कर रहे हैं। इसमें रेन्यूअल्स काफी हाई है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर लिया जाता है इसको, और सब्सक्रिप्शन का वापस से रेन्यू करने का जो रेट है वो काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि चाहे वो कस्टमर कंपनी के साथ 10 साल से या 3 साल से या 2 साल से हो, हर कुछ टाइम में एवरी रिन्यूएबल वेदर अ 10 ईयर और अ 3 ईयर कस्टमर इंक्लूड्स अ प्राइस इंक्रीज, हर कुछ सालों में जो रिन्यूएबल प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है तो कस्टमर्स उसको रेन्यू भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वो उसको रेन्यू भी कर रहे हैं, रेन्यू कर रहे हैं। एवरी ईयर विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट टर्म आल्सो कैरीज अ प्राइस इंक्रीज, हर साल ये प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, और उसका रेन्युअल रेट भी है काफी अच्छा, ठीक है। Unbound intelligence, a knowledge engineering layer that turns the trusted medical content into a product that does not hallucinate. It is actually a phase, it is actually a system जहां पर AI अपने आप को hallucinate करना यानी गलत information provide करना afford नहीं कर सकता, and that is what MPS is working upon कि ये पूरी तरीके से ऐसी knowledge base develop कर रहे हैं और इस तरीके से AI को बना रहे हैं कि वो एकदम सही और 100% सही knowledge दे, बिल्कुल भी गलती ना करें, जिसके लिए कोई भी इंसान इनको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसीलिए इस सेगमेंट में जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है काफी हाई साइड पर हमें दिखाई दे रहा है। अभी जो मैनेजमेंट है, बेसिकली मैनेजमेंट अभी पूरे ओवरऑल बिजनेस में, अपने एमपीएस के बिजनेस में रूल ऑफ 50 को टारगेट कर दिया। रूल ऑफ 50 का क्या मतलब है कि जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो दोनों एड ऑन होकर के 50 आ जाए। तो अभी इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% चल रही है और प्रॉफिट मार्जिन 34% चल रहा है, दोनों एड ऑन करके क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 54 के अराउंड आ रहा है।
अनबाउंड को भी ये सेम लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, बट अभी पहले उसमें रूल ऑफ 40 टारगेट करेंगे, क्योंकि अभी उसमें ग्रोथ काफी कम है। वो समझते हैं कि इस ग्रोथ को वो काफी बड़ा कर सकते हैं और अल्टीमेटली उनको रूल ऑफ 40 एंड रूल ऑफ 50 में ले जा सकते हैं अनबाउंड को। एंड इस ये जो है अनदर एक ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी के लिए, जिसको इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है, और इसका जो ओवरऑल ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें कंपनी दिखाएगी, कंपनी बेसिकली प्रमोट करेगी और अपने प्रोडक्ट को फैलाएगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी नेटवर्किंग बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, ऑलरेडी अपने पब्लिशर्स के थ्रू जो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेटवर्क्स बनाया है, काम कर करके एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन डेवलप किया है, वो सारी चीजें काफी स्ट्रांग है। तो ये अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाए, इसको आसानी से फैला भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये भी इनके पास एक अलग से एडवांटेज है, जो कि किसी नए प्लेयर के लिए कॉपी करना बहुत टफ है। लास्ट इज कॉर्पोरेट लर्निंग। ये भी अपने आप में एक काफी बड़ा चेंज कंपनी कर रही है, जो कि आने वाले समय में कंपनी को काफी ग्रोथ ला करके दे सकता है। इसमें एक बेसिक टर्न अराउंड चल रहा है। पहले कॉर्पोरेट लर्निंग के लिए क्या होता था, कुछ कुछ वीडियोस बना देते थे, मॉड्यूल्स बना देते थे, पेजेस, कुछ कुछ आर्टिकल्स लिख देते थे और पीडीएफ दे देते कि भाई पढ़ो और सीखो। बट नहीं, अब एमपीएस ऐसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, जहां पर कोई भी कंपनी जिसको अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना हो, वो नॉर्मल तरीके से ट्रेन नहीं होगा। वो एआई आपके लिए एक ऐसा पूरा का पूरा सेटअप बनाएगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एआई के लोग आएंगे बने हुए, और ऐसा सर्कमस्टांस बना हुआ रहेगा, जहां पर बंदा जो आपका एम्प्लॉय होगा वो बैठेगा, वो देखेगा क्या चल रहा है और वो उनसे बात करके सीखेगा। बेसिकली जो एक्सपीरियंस उनको ऑन फील्ड लेना है, वो एक्सपीरियंस उनको पहले ही एआई देगा, राइट। उस सर्कमस्टांस सिचुएशन क्रिएट करेगा एंड फिर उनको बैठा करके चीजें सिखाएगा और क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेगा कि इस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको वहीं पे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा ये चीज है कि वो मान लो कुछ काम कर रहे हैं और वो काम करते करते कहीं पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कहाँ ढूंढने जाए, तो अगेन उनके पास एक एआई रहेगा, एक चैट बॉक्स रह सकता है, एक वॉइस बेस्ड डेटा भी रहता है बेसिकली। तो उन सबसे क्या होगा ना, जैसे चैट जीपीटी यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर कॉर्पोरेट के लिए उनका अलग से एक पूरा चैट जीपीटी टाइप का चीज रहेगा, एआई रहेगा, जहां पर जो पूरा डेटाबेस होगा वो उस कंपनी से रिलेटेड पूरा डेटाबेस होगा। और वो कंपनी जो भी चाहती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसका एम्प्लॉय इस तरीके से दे, वही उसी टाइप में उसी तरीके से ये पूरा का पूरा मॉडलिंग किया जा रहा है। ये एमपीएस मॉडलिंग करेगी, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो टूल बनाएगी, तो उसका एम्प्लॉय उस डेटाबेस से जो भी उसको प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। और उसका जो डेटाबेस रहेगा जहां से एआई सॉल्यूशन ढूंढेगा, वो डेटाबेस कंपनी स्पेसिफिक रहेगा। एंड वैसा चीज जो कोई और कॉपी ना कर सके, वो कंपनी का अपने आप में ही एक सीक्रेट रहेगा। तो बेसिकली जो एक जेनेरिक एआई है, वो ना होकर के एमपीएस जो है वो एक नीश में टारगेट कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट नीश को टारगेट कर रही है। क्योंकि जेनरिक एआई आपका बहुत जनरल है, बहुत ज्यादा हेलुसिनेट कर सकता है, बट जो आपका नीश है, मतलब एक पर्टिकुलर नीश को चूज कर लीजिए, उसके अराउंड जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको अपने डेटाबेस में ऐड कीजिए और फिर उस डेटाबेस से जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल करके सामने वाले को दीजिए। चाहे वो आपका मेडिकल में हो, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट लर्निंग में हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या आपका पब्लिकेशंस में, आपके पब्लिकेशंस के पब्लिशिंग हाउस में आपके एम्प्लॉइज हो, या इवन रिसर्चर्स हो। तो ये नीश को टारगेट कर रहा है, उनका डेटा बिल्डअप कर रहा है और बहुत एक्सटेंसिव डेटा बिल्डअप कर रहा है, जो कि कोई नहीं जानता कि क्या, बेसिकली कोई और कॉपी नहीं कर सकता उनका डेटा। और फिर उस डेटा के बेसिस पे वो लोगों को उनके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। ये पूरा जो बिजनेस है ना, यही ट्रांसफॉर्मेटरी और ये काफी यूनिक है, जो कहीं और किसी और कंपनी में हमें अभी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। आप बड़ी बड़ी एआई कंपनी में भी जाओ तो वो लोग भी अभी इस पॉइंट पे नहीं ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, सालों का डेटाबेस चाहिए, जो एमपीएस के पास है, अनबाउंड के पास है। अनबाउंड नई कंपनी है जो एमपीएस ने एक्वायर की। तो इन सब का बेनिफिट एमपीएस को देखने को मिल रहा है। एंड ये सिर्फ बातें नहीं है, असल में अब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हमें इन सब चीजों से, ट्रांसफॉर्म हुई हुई चीजों से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का एक कॉम्पिटिटिव मोड यही है कि सालों से एमपीएस ने पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम किया है, और पब्लिशर्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के नॉलेज को, अल्टीमेटली जो भी रिसर्च वर्क होता है, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी फील्ड का हो, वो पब्लिशर्स पब्लिश करता है। तो सालों की उनके साथ नेटवर्किंग रही है, रिलेशनशिप रहा है, जिस वजह से उन्होंने नॉलेज बिल्डअप किया है, और वो डिफरेंट डिफरेंट नीश का नॉलेज बिल्डअप किया है एनपीएस ने। और अब उसी नॉलेज को यूज करके अपना डिफरेंट डिफरेंट एरिया का एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि उन एरियाज में उन वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ एक मेजर वर्कफ्लो असिस्टेंस का काम है। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड है कि उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है पब्लिशर्स के साथ, और उनका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग है, जो कि उनका प्रोप्राइटरी है, जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। और अब उस सभी का यूज करके ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो वर्कफ्लो में काम आ रहा है, चाहे वो पब्लिशर्स हो, रिसर्चर्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, एम्प्लॉइज हो, कॉर्पोरेट लर्निंग सेगमेंट की बात कर ले, या आपके ओवरऑल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की भी बात की जाए। ये ऐसी चीजें हैं जो एमपीएस के पास है, और किसी भी नए प्लेयर के लिए इन सब चीजों को
क्रैक करना और बीट करना एमपीएस को काफी टफ है, क्योंकि अब क्या है ना, एमपीएस इन सब टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कस्टमर्स के बिजनेस में इतना ज्यादा इंग्रेव्ड हो चुका है, इम्बेड हो चुका है, कि कस्टमर्स के लिए भी वो टूल एंड टेक्नोलॉजी को आसानी से रिप्लेस करना बहुत टफ है, और किसी नए नए प्लेयर पे अपने पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नीश के लिए, नीश बेस्ड डेटा एंड प्रोडक्ट, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो यही अपने आप में एक कॉम्पिटेटिव मोड है कंपनी का। एवरीथिंग कि एआई टेलविंड है, ये चीज और सिर्फ बातें नहीं है, ये असल में कंपनी की नंबर्स में हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखो, रेवेन्यू 20% से ग्रो किया है, एबिटा 53% से ग्रो किया है, एबिटा मार्जिन अराउंड 34% चल रहा है, एंड इस ग्रोथ रेट को कंपनी आगे मेंटेन करने की और इनफैक्ट ज्यादा, इससे और भी ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रही है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो ग्रोथ गाइडेंस है, जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है उन्होंने, उसमें मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 यानी कि इस साल में वो 300 करोड़ की एबिटा को अचीव कर लेंगे, जो कि FY26 के बेस से समवेयर अराउंड 27% की ग्रोथ रेट है। इनफैक्ट FY28 में इन्होंने टारगेट किया कि वो 1500 करोड़ का रेवेन्यू और 450 करोड़ की एबिटा, यानी FY27 में अगर इन्होंने 300 करोड़ अचीव कर लिया तो FY28 में जो इनकी एबिटा ग्रोथ आएगी वो 50% से ग्रो करेगी। तो अभी क्या है ना, ये जितने भी चेंजेस और खर्चे और ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी को करने थे उन्होंने कर लिया पिछले 2 सालों में, और अब जो उन सभी चीजों का असर है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज करती हुई हमें नजर आएगी। एंड इन सब बेसिस पे अगर वैल्यूएशंस देखो आप कंपनी की स्टॉक की, तो 26 की पी के आसपास चल रही है इनकी वैल्यूएशन। तो अगर कोई कंपनी 27% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, 20-25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, तो वो आराम से मार्केट में 40 to 45 की पी डिजर्व करती है। तो उस हिसाब से इसकी पी 26 चल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताते हैं, पी रेशियो में पिछले 5 साल का डेटा देखो तो इनकी एवरेज पी कितनी है, 20। पी की इन्होंने कितना लगाया है, 38 की पी का लगाया है, और एवरेज पी 20 है। तो उस हिसाब से लगे कि भाई ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है, मार्केट री रेट कर रहा है। ठीक है, मार्केट जो है, जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो मार्केट उसको री रेट करता है, ज्यादा वैल्यू देने लगता है, यानी वो ज्यादा हायर पी डिजर्व करती है। तो इस ग्रोथ रेट पे उसका 40 to 45 की पी होना डिजर्विंग है, यानी उस हिसाब से ये भी अंडर वैल्यूड है। आरओसी आरओई रेशियो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर ही, कितनी कितनी अमेजिंग और कितनी अच्छी हमें फिलहाल नजर आ रही है। उस हिसाब से अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखें स्टॉक की, तो रिसेंटली अगर हम देखें तो स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी आई है। ये जो फॉल आउट हुआ था ये इसीलिए हुआ था क्योंकि एआई की नैरेटिव जो थी वो ये लोगों को लगा कि एआई इसका बिजनेस खा जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा कंपनी का। बट कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि भाई एआई हमारा बिजनेस खा नहीं रहा है, हम लोग अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, जहां पर एआई हमारे बिजनेस को ग्रो करने में काफी मदद कर रहा है। इनफैक्ट हमारी रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन काफी ग्रो करने में मदद कर रहा है। तो इसीलिए हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और इतनी मैसिव रैली के बाद भी जो वैल्यूएशन है वो सस्ती ही दिखाई दे रही है हमें। एंड विद दिस वी कैन आसानी से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है और जो राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, इसके बाद स्टॉक जो है रैली करने का पोटेंशियल रखता है, स्पेशली देन व्हेन द वैल्यूएशंस आर अ बिट नॉट मच एक्सपेंसिव एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस ब्रेकआउट इज बीइंग फॉलोड बाय द ह्यूज बाइंग सेलिंग वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक कंफर्मेशन का काम करती है कि यहाँ पर से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने का पूरा चांसेस है, पूरा दम है स्टॉक में, क्योंकि उनकी फंडामेंटल्स, आगे की आने वाली ग्रोथ और इसकी वैल्यूएशंस, इनफैक्ट इनके प्रमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं। प्रमोटर्स की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं वो इस बार जो कॉन कॉल हुआ, हर एक सेगमेंट में जो जो लीड कर रहा है उनको लेकर के आए थे, उनकी मैनेजमेंट उन सभी को लेकर के आई थी ताकि लोगों को अच्छे से बता पाए कि अलग अलग सेगमेंट में क्या चल रहा है। पास में इस मैनेजमेंट का रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने अपने अच्छे खासे जो भी बातें बोली है उसको उस पर वॉक द टॉक किया है, जो भी बोला है उसको करके दिखाया है, और काफी एक्सप्लेनेटरी रहती है मैनेजमेंट, हर कॉन कॉल में काफी रिस्पॉन्सिव रहती है, और जो भी फीडबैक्स उन्हें शेयर होल्डर्स से मिलता है वो उसको ईगो पे नहीं लेती है कि ये मुझे कैसे बोल सकता है, वो उसको काफी लाइटली एक्सेप्ट करती है और उस पर काम करती है। ये चीज हमें कॉन कॉल पे अगर आप पढ़ोगे सुनोगे तो उनका टोन से समझ आएगा कि कितनी हम्बल मैनेजमेंट है, और किसी मैनेजमेंट का ऐसा होना बहुत अच्छी बात होती है, स्पेशली तब जब पास्ट में उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो बोली है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम करके दिखाया है। एंड एक और चीज जो हमें कॉन्फिडेंस देती है स्टॉक के ऊपर कि इसकी प्रमोटर्स अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में प्रमोटर्स होल्डिंग इनफैक्ट 67 से 68 गई है। पिछले कुछ सालों में प्रमोटर होल्डिंग हिली भी नहीं है, स्टॉक पीक लगा करके बॉटम लगा दिया लेकिन प्रमोटर्स ने नहीं बेचा माल। इसका मतलब क्या है, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे, अंदर के बिजनेस पे विश्वास है, इसीलिए हम लोग भी इस बिजनेस पे कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते हैं। हमने देखा कि भाई कंपनी किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कर रही है और कैसे ओवरऑल सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। एआई के कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कंपनी वहां पर उन शॉर्टकमिंग्स पर अपना बिजनेस बना रही है कि मतलब एआई कितना सही है कितना गलत है, इंटीग्रिटी चेक वगैरह ये चीज कर रही है कंपनी। साथ में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को हेल्प कर रही है कि वो कैसे अपने बिजनेस मॉडल में, वर्कफ्लो में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एआई को टूल कर सकते हैं जिससे उनका बिजनेस इन्हांसमेंट हो। तो ओवरऑल सेक्टर में जो कि एक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एरिया है हमारा, चाहे वो एजुकेशन में हो, रिसर्च एंड प्रोडक्शन में हो, हॉस्पिटल में हो, हेल्थ केयर में हो या कॉर्पोरेट लर्निंग में हो, तो यहाँ पर हर जगह पर
किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, एआई को यूज किया जा सकता है, उस चीज पर कंपनी काम कर रही है एंड अपने बिजनेस को की आदत सामने वाले कस्टमर को इस तरीके से दिलवा रही है कि इनका बिजनेस आसानी से कोई भी आकर के ले नहीं जा सकता, यानी उनके कस्टमर्स आसानी से एमपीएस जैसी कंपनी को अबैंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। प्रमोटर्स इस कंपनी के काफी एक्टिव है, हम्बल है, फीडबैक्स को अच्छे से लेते हैं और काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान करके चल रहे चीजों को। इन्होंने अपने शेयर्स को नहीं बेचा, अपने कंपनी पर ट्रस्ट दिखाया। इसके अलावा वैल्यूएशंस हमने देखा है कि वैल्यूएशंस अभी के टाइम पर कंपनी की अच्छी लग रही है, सस्ती लग रही है इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ दैट द कंपनी हैज डिलीवर्ड इन Q1 FY27, और आने वाली ग्रोथ के भी हिसाब से इसकी वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं सस्ती लग रही है। ओवरऑल ग्रोथ हमें इस कंपनी में ऑलरेडी आते हुए दिखाई दे सकती है, जो आने वाले समय में भी सस्टेन करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर भी ग्रो कर रहा है एंड दैट देना पड़ेगा प्रमोटर्स को, जिन्होंने अपनी डूबती हुई कंपनी को संभाला है। बाकी इसके अपडेटेड रिजल्ट्स एंड डेवलपमेंट्स हम यहाँ पर ट्रैक करते रहेंगे। इसके लिए आप हमें फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड यस दोस्तों, अगर आप शून्य एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए।